ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यही मोटिवेशन लेकर के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। महिला सुपरवाइज़र जो तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं 2025, पेपर एनालिसिस के बेस्ड पर आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन लाए गए हैं। इसमें बच्चों के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस हैं और उसके बेस्ड पे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। आगे आने वाली शिफ्टों में आपको यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, महा रिवीजन सीरीज़ है आपकी ये। महिला सुपरवाइज़र के जो आगे आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे उनके काम तो आएगा ही। इसके अलावा ईएसबी ही महिला सुपरवाइज़र करवा रहा है और ईएसबी ही जो है एमपीएसआई आबकारी ग्रुप 4 ग्रुप 1 ये सारे एग्ज़ाम करवाते हैं और भी ईएसबी जो एग्ज़ाम करवाते हैं सबके काम आएगा ये कंप्यूटर टॉपिक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। रातों में जब संघर्ष होता है तो सुबह रोशन होती है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए रात में कमरे की बत्ती बुझने मत देना, लाइट जलती रहे, हम पढ़ते पढ़ते कब सो जाएं और उठ कर के कब फिर से पढ़ने लगे। रात में भी हमारे कमरे में अंधेरा नहीं है तो जीवन में अंधेरा हो ही नहीं पाएगा, हमेशा रोशनी रहेगी, क्योंकि हमने कभी अपने सोने के पल निकाले ही नहीं ना, लाइट कभी कमरे की बंद होने नहीं दी। रात है तो पढ़ना है, दिन है तो पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते थक के सो जाना है, सोते सोते भी सपनों में पढ़ रहे हैं और जाग करके जब सपना देखा या हकीकत में बदल गया कि हमने जो सपना देखा था आज वो हकीकत हो गया। कुछ इस तरीके से अब जीना शुरू कर दो, सफलता आपकी ही होगी। चलिए अब हम देखते हैं बढ़िया आज का पहला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया पेपर जा रहे हैं, सबके अच्छे पेपर आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप लोग अपना सपना ज़रूर पूरा करेंगे। एक नया प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल पर डैश ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। बताएं, अगर हमें एक नया प्रिंटर जो है उसे इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल न्यू प्रिंटर करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ऐड सॉफ्टवेयर करेंगे या ऐड न्यू प्रिंटर करेंगे? तो हम ऐड न्यू प्रिंटर ऑप्शन को चूज करेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? वर्नर है, एमएस पावर पॉइंट है, लाइनेक्स है या फिर आपका एमएस एक्सेस है? तो आपका फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लाइनेक्स जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंग्लिश में लाइनेक्स। ठीक है, अगला देखेंगे, बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? हार्डवेयर के द्वारा, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा या आउटपुट डिवाइस के द्वारा? बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग। बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो बायोस का प्रयोग जो है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे हम, जब कंप्यूटर बूट किया जाता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड करता है तो कौन सा टास्क रन करता है? कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं? बूट करना है। ठीक है, और जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI लोड करता है, ठीक है, बूट कर रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं, तो कौन सा टास्क रन करता है? डेस्कटॉप मैनेजर, ऑथेंटिकेशन, फाइल मैनेजर या विंडोज एक्सप्लोरर? तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा? ऑथेंटिकेशन होगा। अगला देखेंगे हम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का पूर्ण रूप क्या है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, DOS, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है कि DOS, इसका पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑब्जेक्ट सिस्टम, डिस्क ओपन सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर D? बताइए, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
ठीक है, नहीं फिर से आ गया डॉस, ओरेकल, विंडो या लाइनेक्स। कौन जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस, ओरेकल, विंडो या लाइनेक्स। तो ओरेकल जो है फ्रेंड्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, जबकि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सबने सुना होगा। और लाइनेक्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला देखेंगे, किसी फाइल को कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी समायोजन कौन सा है? कौन सा है? कंट्रोल प्लस सी, वी, पी या एन? कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर कॉपी, तो कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो कॉपी होगा। वी से होता है पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल प्लस न्यू से आती है न्यू स्लाइड, न्यू फाइल खुल जाती है आपकी। कंप्यूटर पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का उपयोग क्या है? क्या होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का उपयोग? यह विद्युत वितरण में मदद करता है, यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद करता है, यह कंप्यूटर स्टार्ट करता है, यह ओएस और हार्डवेयर के बीच में बिचौलिए या इंटरमीडिएटर का काम करता है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये जो है ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, ठीक है, इनके बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है। जो आपका इनपुट डिवाइसेस हैं और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बीच की कनेक्टिविटी का काम करता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रोग्राम का उपयोग उस सिस्टम में किया जाता है जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल में लिंक करने में मदद करता है? किस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं बताएं? जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को क्या कर रहा है? सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल में लिंक करने में मदद कर रहा है। कंपाइलर, लिंकर, असेंबलर या लोडर? बताएं। इसके हमने क्वेश्चंस पहले भी देखे थे। कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। यहाँ आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो है लिंकिंग का काम हो रहा है, तो क्या यूज़ करेंगे हम? लिंकर यूज़ करेंगे। लिंकर प्रोग्राम का यूज़ करेंगे किसके लिए? जो है प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल में लिंक करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? लिंकर का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, IAS से आप क्या समझते हैं? बताएं। एक्सेस, इंटरचेंज, एडवांस, इंटरैक्टिव या फिर क्या? बताएं क्या होगा इसका आंसर? IAS से आप क्या समझते हैं? एक्सेस नहीं होता है, एडवांस, इंटरैक्टिव, एक्सिक्यूटिव, ठीक है। डैश एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जो मानव द्वारा या किसी प्रोग्राम से अंतःक्रियात्मक रूप से दर्ज किए गए कमांड को समझता और क्रियान्वित करता है। क्या है? ट्रांसलेटर है, असेंबलर है, इंटरमीडिएटर है या आपका कमांड इंटरप्रेटर है? बताएं क्या होगा? डैश एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो मानव द्वारा या किसी प्रोग्राम से अंतःक्रियात्मक रूप से दर्ज किए गए कमांड को समझता है और कार्यान्वित करता है। तो ऐसा कौन करता है? ट्रांसलेटर करेगा, असेंबलर करेगा, इंटरमीडिएटर करेगा या कमांड इंटरप्रेटर करेगा? कौन करेगा? फ्रेंड्स कमांड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो कमांड इंटरप्रेटर ही करेगा ये काम, ठीक है। कमांड को समझना और उसको इंटरप्रेट करके प्रोसेस कंप्लीट करवाना। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहा जाता है? मेमोरी, हार्डवेयर, CPU या मॉनिटर? ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा। CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। CPU का फुल फॉर्म भी पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है? जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर या नॉर्मल प्रिंटर? सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर कौन सा है? तो भाई लेज़र का ज़माना चल रहा है, हर चीज़ में लेज़र सर्जरी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो लेज़र प्रिंटर जो है सबसे एडवांस और सर्वाधिक तीव्र गति का
प्रिंटर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, मॉनिटर, कार्ड रीडर या प्रिंटर? ठीक है, प्रिंटर आपको प्रिंट देता है, आउटपुट डिवाइस है। कार्ड रीडर जो रहता है आपका उसमें जो बारकोड वगैरह रहता है, नंबर्स वगैरह रहता है, उनको रीड करता है। मॉनिटर क्या करता है? आपको आउटपुट देता है। और कीबोर्ड क्या करता है? एक इनपुट डिवाइस है जो आपको आप कीज प्रेस करते हैं और वो उनको इनका इनपुट करता है। अबेकस क्या है? गणक यंत्र है, अगणक यंत्र है, दोनों ए और बी, या फिर क्या? अबेकस क्या है? सबसे पहला जो आपका गणना करने में जो यंत्र यूज हुआ था उसका ही नाम था अबेकस। ऐसे आपने देखा होगा, चाइना में हुआ था। ये टॉयज अभी भी बच्चों के लिए आते हैं और उन्हें ऐसे काउंटिंग सिखाया जाता है, इसी को बोलते हैं अबेकस। अगला देखेंगे, किस प्रकार से केवल आउटपुट डिवाइस है? किस प्रकार में केबल आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और आपका प्रिंटर, मॉनिटर और प्रमुख भंडारण यह भी कहलाता है। भंडारण स्टोरेज क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटर, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर यूनिट या स्मृति? मतलब जो आपका प्राइमरी स्टोरेज यूनिट होती है तो वो इनमें से कौन सी होती है? आपकी प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। प्रमुख भंडारण को मेमोरी भी कहा जाता है। कुछ नहीं है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा था, ठीक है। स्टोरेज, डाटा को स्टोर करने को कंप्यूटर की लैंग्वेज में मेमोरी या स्मृति कहा जाता है, ठीक है। हाल ही में खोले गए शस्त्रों और चित्रों को स्टोर करने के लिए एक वेब ब्राउज़र द्वारा उपयोग की गई अस्थायी स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं? देखो, मतलब अभी रिसेंटली हमने जो फाइल्स खोली हैं, ये पृष्ठों लिखा होगा, ठीक है। मुझे थोड़ा हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से शायद आप देख रहे हैं कहीं कहीं मैं लड़खड़ा रही हूँ। जो अभी हमने कंप्यूटर पे पेजेस खोले हैं या अपने मोबाइल पे पेजेस खोले हैं, जो फाइल्स खोली हैं, ठीक है, तो हाल ही में खोली गई आपके पृष्ठों या चित्रों या फाइल्स जो भी हैं, ठीक है, वेब ब्राउज़र के द्वारा उनको टेम्पररी रूप में कहाँ स्टोर किया जाता है? क्वेश्चन ये है, कैश में, निज में, सेलर में या वेब स्पेस में? तो टेम्पररी स्टोरेज आपका कहाँ होता है ऐसी फाइल का? तो कैश मेमोरी में होता है। इंग्लिश में लिखा मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, कैश मेमोरी, ठीक है। अगला देखेंगे हम, मेरी हिंदी के लिए सॉरी, थोड़ा सा हिंदी में मैं लड़खड़ा जाती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग सिस्टम जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को जो सपोर्ट करता है ऐसा सिस्टम, और वो दूसरी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुई थी। ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, चिप है या होलोग्राम्स है? तो सेकेंड जनरेशन में क्या आ गया था? ट्रांजिस्टर आ गया था, ठीक है। ट्रांजिस्टर आपके कौन से उसमें आ गया था? सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स। हार्ड डिस्क के विषय में क्या सत्य है? हार्ड डिस्क क्या होती है बताएं? हार्ड डिस्क की टैक्स रेखाएं होती हैं, हार्ड डिस्क की टैक्स चतुर्भुज होती है, हार्ड डिस्क में टेक्स्ट वर्गाकार होते हैं, या फिर हार्ड डिस्क में जो आपके टेक्स्ट हैं वो वृत्ताकार होते हैं। मतलब कि ये सब तो सेम है, आपको यहाँ पर पता करना है। रेखाएं मतलब सीधा, चतुर्भुज मतलब स्क्वायर, वर्गाकार, ठीक है, स्क्वायर, और आपके वृत्ताकार यानी कि सर्कल। तो हार्ड डिस्क में जो टेक्स्ट होता है वो कैसा होता है आपको ये बताना है। तो हार्ड डिस्क जो आप लोगों ने देखी है तो वो सर्कुलर रहता है उसमें, ठीक है, सर्कुलर बैंड्स बने होते हैं जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। अगला देखेंगे, किसी प्रिंटर की गति का मात्रक क्या है? मिनट्स पर मिनट, पेजेस पर मिनट, डॉट्स पर मिनट या नंबर्स पर मिनट? किसी प्रिंटर की गति को हम कैसे मापते हैं बताएं?
कैसे मापते हैं किसी प्रिंटर की गति को? तो वो 1 मिनट में कितने पेजेस प्रिंट करता है, तो पेजेस पर मिनट के द्वारा हम कंप्यूटर की गति को मापते हैं। अगला हम देखेंगे, निम्न में से कौन एक स्कैनर का प्रकार है? नॉर्मल बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, डबल या फिर सिंगल स्कैनर? कौन सा एक आपका स्कैनर का प्रकार है? कौन सा है स्कैनर का प्रकार? तो आपका फ्लैट बेड स्कैनर जो है आपके एक स्कैनर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कैसी होती है? वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, मैग्नेटिक होती है या नॉन मैग्नेटिक होती है? स्थायी मीन्स परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर की कैसी और कौन सी होती है? तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल या वॉलेंट्री से आप याद कर सकते हैं, ये चीज़ें कभी भी स्थायी या परमानेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है परमानेंट मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन सीधे हार्डवेयर पर बनाया जाता है? कंप्यूटर पर्यावरण, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या डाटा बेस सिस्टम? कौन सा जो है वो हार्डवेयर पर बनाया जाता है? क्या होगा 24 का? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये जो है सीधे हार्डवेयर पर बनाया जाता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, जब बिजली बंद कर दी जाती है तो निम्नलिखित आइटम सूचना जो है बरकरार रहती है? सीपीयू में, रोम में, रैम में या डी रैम में? मतलब ये मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर जो है वो चलते चलते अचानक से पावर कट की वजह से या मे बी कभी कभी कुछ और भी हो सकता है, उसकी वजह से अचानक से बंद हो जाता है, मतलब पावर सप्लाई कंप्यूटर की बंद हो गई है। तो इनमें से किस मेमोरी में डाटा जो है आपका फिर भी रहेगा? तो आपका किस में रहेगा? रोम में रहेगा। रोम जो है आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं और इसका डाटा परमानेंटली सेव रहता है। इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते हैं। डैश स्मृति कम से कम अभिगम काल एक्सेस टाइम है। कैश मतलब सबसे कम एक्सेस टाइम किस मेमोरी का है? ये 4 मेमोरी टाइप आपके सामने दिए हैं, तो किस मेमोरी में जो है उसका जो है एक्सेस टाइम बहुत कम होता है? बताएं कौन सा है? तो कैश मेमोरी जो होती है फ्रेंड्स, इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। ये बहुत कम टाइम के लिए डाटा को टेम्पररी तौर पर स्टोर करती है। जो फाइलें हम हिस्ट्री वगैरह में देखते हैं वो कैश मेमोरी से ही हमें देखने को मिल जाती हैं। रीसेंट फाइल्स जो हमें मिलती हैं वो सब हमें कैश मेमोरीज में मिलती हैं। डीवीडी का मतलब क्या है? बताएं, डीवीडी का मतलब क्या है? 27 का आंसर क्या होगा? डीवीडी का मतलब डाटा बहुमुखी डिस्क, डबल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिस्क वीडियो डिजिटल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है ये डीवीडी का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला देखेंगे, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपकी मेमोरी से आते हैं, आपके जो है आपके सीपीयू और इन सब से आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम हो कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको गारंटी से किसी ना किसी दिन किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो आप बिल्कुल इन्हें रट लीजिएगा। बहुत मेहनत करके छांट करके क्वेश्चन लाए गए हैं। निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? रैम, रोम, मदरबोर्ड या सीपीयू? किसे कहते हैं बताओ? सीपीयू को जो है आपके कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला देखेंगे हम, एक हार्डवेयर डिवाइस जो निर्देशों के अनुक्रम को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है वह कहलाती है। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस जो निर्देशों के अनुक्रम को मतलब कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में कैपेबल है, तो वो कौन सी डिवाइस है? सीपीयू है, एएलयू है या फिर आपके प्रोसेसर है? बताएं, ऐसी कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकती है? तो जो है आपका एएलयू जो होता है आपका एल्गोरिदम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है।
ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो ये आपकी कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, CPU भी नहीं है, प्रोसेसर भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आपका हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, और आपकी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वगैरह वो करते हैं, ना कि हार्डवेयर। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है? जो स्पेलिंग करेक्शन स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स होता है उसमें इनमें से क्या नहीं मिलेगा? एडिट, इग्नोर, इग्नोर ऑल या फिर चेंज। क्या नहीं मिलेगा आपको स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में? तो आपको एडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। एडिट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एडिट अपने आप में एक अलग ऑप्शन होता है, उसमें आप एडिट में जाकर के बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये डायलॉग ये स्पेलिंग के अंदर छुप के क्यों बैठेगा? ये अपने आप में एडिट एक अपने आप में बहुत बड़ी फैमिली है। एडिट का सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। उसे अगर आप एक छोटे से स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में डाल देंगे तो क्या आपको लगता है कि उसको स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स झेल पाएगा? नहीं। एक ये सब मजाक की बातें थी। एडिट के अपने काम है, स्पेलिंग में हम सिर्फ स्पेलिंग करेक्शन रिलेटेड काम करते हैं, रिप्लेस वगैरह करते हैं वर्ड्स को, तो वहां पर भी इसका कोई काम नहीं होता है। एक डैश में बटन और मेन्यू होते हैं, तो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। मेन्यू बार, टूल बार, विंडोज या फाइंड में। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर देखते हैं। एक डैश में क्या होते हैं? बटन और मेन्यू होते हैं, जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मेन्यू, टूल बार या विंडोज या फाइंड? तो उसे कहते हैं टूल बार, ठीक है। टूल बार क्या करता है? इसमें कई सारे टूल्स होते हैं, बटन्स और मेन्यूज़ होते हैं, जो आपके क्या करते हैं? उपयोग किए जाने, मतलब आप इन टूल्स का यूज़ करके जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, वो आप तुरंत कर सकते हैं। मेन्यू में आपको कैसे ऑप्शन मिलते हैं? आपको फाइल मिल जाएगा, जहाँ से आप न्यू फाइल वगैरह या अपनी कोई भी फाइल खोल सकते हैं। सेव मिल जाएगा, ओपन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके के ऑप्शंस आपको मेन्यू बार में मिलते हैं। विंडोज़ और फाइंड से आप जो है, विंडोज़ तो एक वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और फाइंड से आपको कोई भी वर्ड या कुछ भी फाइंड करना है अपनी फाइल में, वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, विशेष रूप से सामान्य उद्देश्य अनुप्रयोगों और विशेष उद्देश्य अनुप्रयोगों को संशोधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष रूप से सामान्य उद्देश्य अनुप्रयोग और विशेष उद्देश्य अनुप्रयोग को संशोधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या कहेंगे? मतलब यहाँ पर ये है कि कोई स्पेसिफिक काम भी करवाना है, और आपका स्पेसिफिक काम के लिए कौन से सिस्टम यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें आप शॉर्ट में ऐप्स कहते हैं, जैसे कि स्नैपचैट है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, तो ये अपने स्पेसिफिक काम के लिए ही हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि आपके जो है विशिष्ट उद्देश्यों के लिए यूज़ किए जाते हैं। सामान्य उद्देश्यों के लिए भी कर लिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ सामान्य नहीं है, विशिष्ट है। और जहाँ विशिष्ट जुड़ जाती है किसी भी चीज़ के साथ, तो वो सामान्य नहीं रहती है। एक बार विशिष्ट जुड़ा तो वो उसे विशिष्ट बना ही देगा। एक फाइल जिसमें आपके दस्तावेज के लिए अनुच्छेद और वर्ण शैलियों की परिभाषाएं और टूल बार और मेन्यू जैसी आपके द्वारा अनुकूलित सभी चीज़ें शामिल हैं कहलाती हैं। पैटर्न, गाइड, बेस डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट। क्या कहेंगे? एक फाइल है जिसमें आपके द्वारा कोई भी फाइल्स या फिर पैराग्राफ्स या फिर जो आपके वर्ड्स हैं उनकी शैली की परिभाषाएं और टूल बार और मेन्यू जैसे आपके द्वारा अनुकूलित सभी चीज़ें शामिल हैं, तो उसे आप क्या कहोगे? एक फाइल है जिसमें आपने कुछ पैराग्राफ्स भी ऐड कर रखे हैं, ठीक है, और उसमें आपने कुछ वर्ड्स ऐड कर रखे हैं, डेफिनेशन है, टूल बार, मेन्यू जैसी चीज़ें आपने उसमें ऐड कर रखी हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? पैटर्न कहेंगे, गाइड कहेंगे,
बेस डॉक्यूमेंट कहेंगे या फिर आप उसे टेम्पलेट कहेंगे। तो फ्रेंड्स हम उसे कहते हैं टेम्पलेट। ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट हमें बने बनाए मिल जाते हैं जो हमारे प्रेजेंटेशन को बहुत सुंदर बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, एक डैश एक डिज़ाइन टूल है जो समाधान एल्गोरिदम में तर्क को ग्राफिक रूप में दिखाता है। क्या है? हायरार्की चार्ट है, फ्लो चार्ट है, स्ट्रक्चर चार्ट है, या फिर आपका कंटेक्स्ट डायग्राम है। क्या होगा इसका आंसर 34 का? एक डैश एक डिज़ाइन टूल है जो समाधान एल्गोरिदम की बात हो रही है। ठीक है, मैं तर्क को ग्राफिक रूप में दिखाता है। तो ग्राफिक रूप में दिखाने के लिए देखिए, हायरार्की का सीधा मतलब होता है या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, एक डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद फ्लो चार्ट में हम जो है ग्राफिक्स भी यूज़ करते हैं, लाइंस वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें डाटा भी आता है, एल्गोरिदम भी आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर चार्ट नहीं होगा और कंटेक्स्ट डायग्राम भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक्स भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्लो चार्ट। अगला देखेंगे हम, गैर संख्यात्मक डेटा का उदाहरण है। क्या है? एग्जामिनेशन स्कोर, एम्प्लॉय एड्रेस, बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ दी अबव। गैर संख्यात्मक डाटा मतलब कि जो नंबर्स में डाटा नहीं है, न्यूमेरिकल डिजिट्स नहीं है, तो उसे क्या ऐसी चीज़ें होती है? क्या एग्जामिनेशन का जो आपका स्कोर आता है, आपकी मार्कशीट आती है, क्या उसमें नंबर्स नहीं होते हैं? नंबर नहीं होगा तो मार्कशीट कैसे बनेगी? वो तो छोटे बच्चों की होती है जहाँ ग्रेडिंग सिस्टम होता है ABCD। लेकिन हम जैसे ही बड़े होते हैं तो नंबर तो बढ़ जाते हैं ना, लाते घूसे चप्पल अगर मार्कशीट में नंबर कम होते हैं ना तो इन चीज़ों के नंबर बढ़ जाते हैं। समझ जाओ, जो अभी बोले मैंने अच्छे अच्छे वर्ड्स, उनके नंबर मार्कशीट में अगर कम है, मार्कशीट में अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो उनके नंबर कम या ज़ीरो भी हो सकते हैं, है ना। तो एग्जामिनेशन स्कोर नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ का एड्रेस में ज़रूरी नहीं है कि आपको संख्याएं देखने को मिले, किसी का हाउस नंबर वगैरह हो सकता है बस। बैंक बैलेंस नंबर के बिना कैसे चलेगा? नहीं चल सकता, है ना। तो ऑल ऑफ दी अबव ये भी नहीं होगा क्योंकि दो ऑप्शन आपके हट गए हैं, तो एम्प्लॉय एड्रेस हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने के लिए OS की क्षमता को कहा जाता है। OS मीन्स आपका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग, टाइम शेयरिंग। तो इसमें आप 50-50 वाला लाइफलाइन ले सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात नहीं हो रही है, बात किस चीज़ की हो रही है? एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेसिटी की बात हो रही है। तो उसे अभी टास्क दिए जा रहे हैं, एक से ज़्यादा टास्क दिए जा रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग बिल्कुल हो सकता है। मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग, अभी यहाँ पर यूज़र जैसा डायरेक्टली हमें नहीं मिल रहा है। मल्टी शेयरिंग भी नहीं होगा, मल्टी टास्किंग होगा। एक जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी टास्किंग है, वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को चला सकता है। तो क्या हो जाएगा? मल्टी टास्किंग हो जाएगा। जब आप कुछ टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? कट एंड पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, डिलीट एंड रिटाइप, फाइंड एंड रिप्लेस। बताएं, एक पेज से आपके दूसरे पेज पर आप कुछ को लेके जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस नहीं, ये तब किया जाता है जब हमें एक की जगह पे दूसरे को बैठाना हो, है ना। डिलीट एंड रीटाइप, ये तो मतलब वही वाली बात हो गई कि अपने काम को ख़राब करके दोबारा करो। इसके बाद में आपका क्या आता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप कब किया जाता है कि पूरी फाइल वगैरह है उसको लेकर के हमने उठाया, ड्रैग मतलब होता है माउस से उस पर क्लिक करेंगे तो वो माउस से वो चिपक जाएगा, आपके एरो से चिपक जाएगी वो फाइल या फोल्डर, और उसे आप लेके जाओ और दूसरे किसी फोल्डर या फाइल में छोड़ दो तो वो अंदर चला जाता है, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये होता है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। जबकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाना चाहते हैं कुछ टेक्स्ट को,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कट करेंगे वहाँ से और दूसरी जगह सीधा ले जा करके पेस्ट कर देंगे। जबकि अगर हम ये चाहते कि कुछ टेक्स्ट ऐसा है जिसे हम इस फाइल में भी रखना चाहते हैं और दूसरी फाइल में भी सेम टेक्स्ट हमें चाहिए है, तो हम वहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे क्या करना है, हमें उस फाइल से हटाना है और दूसरी में लेके जाना है, तो सीधा कट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास नहीं है लोडर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। कंप्यूटर क्यों बूट नहीं कर सकता, अगर उसके पास क्या नहीं है, अगर कंप्यूटर के पास में कंपाइलर नहीं है तो वो बूटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या नहीं कर पाएगा, बूटिंग नहीं कर पाएगा। एक सीपीयू में होता है, क्या होता है एक सीपीयू में, एन एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट, a card reader and a printing device, a control unit and a CPU में कोई प्रिंटर इनबिल्ड होता है क्या, नहीं होता है। एक कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU होता है बिल्कुल CPU में और ALU होता है। ठीक है, और इसके अलावा होता है मेमोरी, तो बन जाता है आपका कंप्लीट CPU। एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड अ कार्ड रीडर, तो कार्ड रीडर जैसा ऐसा कुछ नहीं स्पेशल रहता है, सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण उपयोगकर्ता को सूचना प्रदर्शित करता है। सूचना कौन प्रदर्शित करेगा, कीबोर्ड करेगा, नहीं, कीबोर्ड से तो हम टाइपिंग करके सूचना कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। इनपुट डिवाइस है मॉनिटर, बिल्कुल सूचना को प्रदर्शित करता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये मेमोरी यूनिट होती है, तो ये सूचना को प्रदर्शित नहीं करता है, सूचना को स्टोर करता है। ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, नहीं, दोनों ही नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, सूचना को प्रदर्शित करने का काम मॉनिटर का है। डैश कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि डैश डेटा को अर्थपूर्ण बनाता है। इसको क्या हो गया, ओके, डैश क्या करता है, कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कच्चे तथ्य मतलब क्या होते हैं कि हमने घर में ला कर के अभी सब्जी और सारी चीज़ें हैं, या फिर ये बोल देते हैं कि कच्चा माल ला कर के रख दिया है, अब उससे हम कुछ फाइन या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है, कम्युनिकेशन में भी होता है। डाटा या तथ्यों को इकट्ठा करना और फिर उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना अच्छे से, जिसका हम यूज़ कर सकें। जैसे कि आप कई सारी बुक्स को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो क्वेश्चन के हिसाब से सही इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर आप लिख कर आते हो। तो आपने बहुत सारा कुछ पढ़ा अपने दिमाग में, मान लीजिए निबंध के लिए बहुत कुछ पढ़ लिया, इकट्ठा कर लिया पहले बहुत से, इसको कहेंगे डाटा। लेकिन जब आपने उसको बहुत अच्छे से सजा लिया है, अपने काम के लायक उतनी ही चीज़ों को छांट लिया है, तो उसे कहेंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कच्चे तथ्यों को कहते हैं डाटा, और जो है डेटा को अर्थपूर्ण बनाने को कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोडित प्रविष्टियां जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती हैं। मतलब कोडिंग जिसका यूज़ जो है कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने के लिए यूज़ करेंगे, तो ऐसी कोडिंग को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे ऐसी कोडिंग को। ऐसी कोडिंग को पासवर्ड कहते हैं, एंट्री कोड कहते हैं, सिक्योरिटी कमांड कहते हैं, या कोड वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसी कोडिंग को, देखिए जाओ। मतलब ऐसी कोडिंग हमने की है जिसका यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमारा सिर्फ ये कोडिंग किस काम आएगी, कंप्यूटर तक एंट्री करने के लिए, कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो पासवर्ड है, एंट्री कोड है, सिक्योरिटी कमांड है, या कोड वर्ड है, तो हम देते हैं पासवर्ड, है ना, कंप्यूटर में एंट्री पाने के लिए। अगला देखेंगे,
TSP, SNMP एंड SSL आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसके एग्जाम्पल है ये? एक्सटेंशन, डाटाबेस, डोमेन या प्रोटोकॉल। बताओ किसके हैं? आपने ये फाइल के पीछे देखे हैं, मेल आईडी के पीछे देखे हैं, किसके पीछे देखे हैं? तो ये आपने नहीं देखे हैं है ना। दिमाग में यही आ रहा होगा कि इस तरीके के एक्सटेंशन का मतलब होता है सरनेम, आपका सरनेम होता है, आपके नाम के पीछे लगा रहता है। ऐसे ही किसी भी फाइल, प्रोग्राम या किसी भी सॉफ्टवेयर उस एक्सेट्रा के पीछे जो लगा रहता है उसे बोलते हैं उसका सरनेम। सरनेम मतलब एक्सटेंशन। तो ऐसा एक्सटेंशन जो है आपने, सॉरी हाँ, ये आपने नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि आप प्रोटोकॉल नहीं देखते हैं, आप मेल आईडी देख लेते हैं, फाइल्स वगैरह देख लेते हैं। तो आपको ये वाले, ये आपके प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? सक्रिय सेल, सेल, सेल नहीं सेल, ठीक है। जो हम वो यूज करते हैं ना, क्या क्या यूज़ करते हैं? हम MS एक्सेल यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कभी यूज़ करते नहीं है MS एक्सेल, तो हमें कैसे याद आएगा? MS एक्सेल में एक सेल, पहले क्वेश्चन समझो, निम्नलिखित में से कौन जो है एक्टिव सेल, सक्रिय सेल मीन्स एक्टिव सेल, ठीक है, एक्टिव सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। तो MS एक्सेल अगर हम खोलते हैं तो वहाँ पर अगर इस तरीके से चार्ट बना रहता है, ठीक है, एक्सेल में इस तरीके से दिखेगा, तो ये आपका अलग से जैसे अगर हाईलाइट बॉक्स है तो इसे कहेंगे MS एक्सेल में एक्टिव सेल, ठीक है। एक्टिव सेल तो मेन्यू बार नहीं होता है, टूल बार नहीं होता है, नेम बॉक्स नहीं होता है, जबकि फॉर्मूला बार को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला है हमारा, स्क्रीन पर एक नई स्थिति के लिए माउस की मदद से किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है कि जो स्क्रीन है इस पर एक नई स्थिति के लिए जो माउस है उसकी मदद से हम क्या करेंगे कि वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का यूज करेंगे? डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, अभी आपको बताया था, माउस से चिपका करके उठा करके दूसरी जगह पटक देना, ड्रैग एंड ड्रॉप, या फिर हम पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए किस शब्द का यूज करेंगे हम? ड्रैग एंड ड्रॉप। उठाया माउस से और उठा करके खींच करके दूसरी जगह डाल दिया, ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप। अगला है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के संसाधन के साझा संसाधन बनने की संभावना अधिक है? मतलब किस इनमें से किस रिसोर्स का शेयरिंग इजी है कंप्यूटर में? क्या स्पीकर की शेयरिंग हो सकती है, प्रिंटर की शेयरिंग हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर की शेयरिंग हो सकती है, या कीबोर्ड की शेयरिंग हो सकती है? बताएं, कीबोर्ड की आप शेयरिंग करोगे, कैसे करोगे? एक कीबोर्ड पे एक ही यूजर काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एक बार में एक ही की प्रेस की जा सकती है, कीबोर्ड की शेयरिंग नहीं हो सकती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर की कैसे शेयरिंग करोगे? एक CPU में एक ही फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर लगा सकते हैं और उसमें एक ही फ्लॉपी डाली जा सकती है। प्रिंटर की शेयरिंग हो जाती है, बहुत सारे कंप्यूटर से एक ही प्रिंटर कनेक्ट हो जाता है और वो लोग अपना कमांड दे देते हैं प्रिंट का, और टाइम टू टाइम प्रिंटर अपना प्रिंट निकालता रहता है, ठीक है। स्पीकर भी एक बार में एक ही कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। स्पीकर एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, लेकिन एक प्रिंटर बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है। एक कीबोर्ड एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। एक कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर जो सूचना साझा करने के लिए साथ साथ हार्डवेयर उपयोगिताओं के लिए अन्य कंप्यूटरों के समूह को नियंत्रित कर सकता है के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? हब, क्लाइंट, स्विच या सर्वर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन आपके अब बहुत आने लगे हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें एक कंप्यूटर जो सूचना साझा, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करनी है, ठीक है, के साथ साथ हार्डवेयर उपयोक्ताओं के लिए अन्य कंप्यूटरों के समूह को कंट्रोलिंग भी कर रहा है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग भी कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? हब नहीं, हब आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी में, बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कनेक्टिविटी में काम करता है, ठीक है।
और जो है आपके क्लाइंट भी नहीं कहेंगे, क्लाइंट कंप्यूटर होता है एक, स्विच नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे सर्वर। सर्वर जो है, सर्वर से हम डाटा लेते हैं और सर्वर बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। प्रेमाइसेस जो रहते हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे सर्वर के वो लगे रहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन रहता है, उस एरिया में कुछ फाइल्स को हम नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। तो वो कंट्रोलिंग भी करता है और इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग भी करता है। कौन करता है? सर्वर करता है। अगला है एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए क्लिक करना चाहिए। स्क्रॉल बार पर, एक्टिव सेल पर, शीट टैब पर या टैब बटन पर। एक्सेल वर्कबुक की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर एक वर्कशीट से, वर्कशीट मतलब जिस पर हम काम कर रहे हैं एक्सेल की, जो हमें सामने स्क्रीन पर दिख रही है, एक पेज, ठीक है। एक्सेल वर्कशीट में एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए क्लिक करना चाहिए। किस पे करेंगे? स्क्रॉल बार पर, एक्टिव सेल पर, शीट टैब पर या टैब बटन पर। हमें वर्कशीट स्विच करनी है, वर्कशीट चेंज करनी है, तो हम शीट टैब पर करेंगे। ये साइड में आपको मिल जाती हैं शीट टैब नंबर वाइज वहाँ पर स्क्रीन पे। कौन सा बार आमतौर पर उस, ऐसे याद रखिएगा आप इसको, अगर जिन लोगों को डाउट हो रहा है कि देखो हमें क्या करना है, वर्कशीट, ठीक है, वर्कशीट को चेंज करना है सिंपल लैंग्वेज में। तो स्क्रॉल बार पे क्यों जाएंगे? स्क्रॉल बार आप लोगों ने देखा होगा, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो यहाँ साइड में रहता है स्क्रॉल बार, उससे हम फाइल को ऊपर या नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। एक्टिव सेल, एक्टिव सेल अभी बताया था कि ये MS एक्सेल में बहुत सारे सेल हैं, तो यहाँ पर आपका एक एक्टिव, जो आपका हाईलाइट हो रहा होगा सेल, वो हो जाएगा आपका एक्टिव सेल। शीट टैब है ना, तो ये आपके शीट को, टैब का मतलब ये होता है चेंज या स्पेस करना, ठीक है, तो शीट टैब करेगा, टैब बटन नहीं करेंगे। टैब बटन जो रहता है स्पेस के लिए हम अकेले टैब बटन का यूज करते हैं। कौन सा बार आमतौर पर, और ये टैब बटन आपको कहाँ मिलेगा? आपके कीबोर्ड पे। कौन सा बार आमतौर पर उस टाइटल बार के नीचे स्थित होता है जो वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है? स्टेटस बार है, मेन्यू बार है, टूल बार है या स्क्रॉल बार है? कौन सा रहेगा? कौन सा बार जो है आपका आमतौर पर उस टाइटल बार के नीचे स्थित होता है? टाइटल बार होता है कंप्यूटर में, उसके नीचे जो है आपका ये स्थित होता है, जो वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है, क्लासिफिकेशन का जो विकल्प प्रदान करता है, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। बताएं कौन सा रहेगा? स्टेटस बार रहता है क्या टाइटल बार के नीचे, या मेन्यू बार रहता है टाइटल बार के नीचे, या टूल बार रहता है, या स्क्रॉल बार रहता है? स्क्रॉल बार तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि ये कहाँ रहता है, साइड में रहता है। क्या होगा इसका आंसर? जो हमारा टाइटल बार होता है, हमारी फाइल का नेम लिखा रहता है जिसके ऊपर, टाइटल बार में सिर्फ हमारी फाइल का नेम दिखता है, ठीक है। उसके नीचे हम आते हैं तो हमें मेन्यू बार मिलता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे मेन्यू मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं मेन्यू बार, ठीक है। तो टाइटल बार के नीचे आपको क्या मिलेगा? मेन्यू बार देखने को मिलता है, ठीक है। मेन्यू बार मिलता है और वहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज आपको मिलते हैं जिससे आप अपना काम कर सकते हो। प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता इनपुट लेता है, उसकी व्याख्या करता है और आवश्यक कार्यवाही करता है, क्या कहलाता है? कोई भी प्रोग्राम है जो आपके इनपुट को लेगा और उसको एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेन करने के बाद में क्या करेगा? व्याख्या करेगा, मीन्स एक्सप्लेन करेगा, और आवश्यक कार्यवाही मतलब उसकी प्रोसेस करेगा, ठीक है। वह क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है शेल। क्या कहा जाता है? शेल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ होती है हमारी आज की क्लास समाप्त, लेकिन आप अपनी सीखने की भूख समाप्त मत होने देना, क्योंकि सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखना है और इस चीज़ के लिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।